एक घायल सैनिक, उसकी एक खतरनाक लत और एक केमिकल एक्सपेरिमेंट ने जन्म दिया एक ड्रिंक को जिसे हम कोका कोला कहते हैं। यह एक ऐसे साम्राज्य की दास्तां है जो मीठे झूठ और कड़वे सच से बनी है। ये कहानी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड मैनिपुलेशन की है, क्योंकि कोका कोला हर साल अपने एडवर्टीजमेंट पर अरबों रुपए खर्च करता है, लेकिन वो कभी भी आपको उनके प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। वो बेचते हैं एक विचार और खुशी। लेकिन क्या ये सचमुच खुशी है या पर्दे के पीछे का खेल? इन चमकते बोतलों के पीछे छिपी है बीमारी, लत, युद्ध, धोखे और वो राज जो कोक तुम्हें कभी नहीं बताएगा। कैसे एक मामूली टॉनिक दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रांड बना। 3 सदियां, अनगिनत ट्विस्ट्स और एक सवाल, क्या आप इस सच को झेल पाओगे? $1880 के दशक में लोग डॉक्टर से ज्यादा घरेलू उपचारों पर ज्यादा भरोसा करते थे। कुछ इविल बिजनेसमैन इसका फायदा उठाकर कुछ ऐसी मेडिसिन और सिरप्स बनाते हैं जिसके बारे में वो दावा करते थे कि वो मेडिसिन कई तरह के मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो ज्यादा खतरनाक और इन्फेक्टिव केमिकल मिक्सचर्स थे। उस समय ऐसी ही एक पॉपुलर पेटेंट दवा थी विन मरियानी, जिसमें वाइन और कोकेन का मिक्सचर था और कहा जाता था कि आप हर दिन इसके 3 ग्लास पियोगे तो ये लगभग हर बीमारी को ठीक कर देगी। एक आर्मी सोल्जर जॉन पेम्बरटन युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। डॉक्टर्स को लगता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो उसे आखिरी के कुछ घंटों में दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन की भारी खुराक देते हैं। किसी तरह जॉन बच जाता है, लेकिन उसे मॉर्फिन की गंभीर लत लग जाती है। जॉन को वो ड्रिंक बहुत इम्प्रेस करती है। जॉन पेम्बरटन एक केमिस्ट भी थे, तो 1884 में वो फ्रेंच वाइन कोका नाम से खुद का वर्जन लॉन्च करते हैं, जो बेसिकली विन मरियानी की कॉपी थी। बाद में इसी ड्रिंक में कुछ और इंग्रेडिएंट जोड़े जाते हैं और ये कॉपी ड्रिंक जल्द ही कोका कोला बन जाती है। जॉन पेम्बरटन के वाइन कोका लॉन्च करने के 1 साल बाद कुछ अमेरिकन स्टेट में अल्कोहल पर बैन लग जाता है, इसलिए जॉन अपने ड्रिंक से वाइन हटाते हैं और उसकी जगह वो कार्बोनेट वाटर डालते हैं। इससे उनके ड्रिंक का टेस्ट बहुत ही कड़वा हो जाता है और इसे बैलेंस करने के लिए उसमें बहुत सारी शुगर मिलाई जाती है। उनके ड्रिंक से वाइन हटाने के बाद जॉन के अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन कंपनी का नाम कोका कोला सजेस्ट करते हैं। देखो, कोका कोला नाम ड्रिंक में पाए जाने वाले 2 इंग्रेडिएंट से लिया गया था, कोका लीफ जिसमें कोकेन होता है और कोला नट जिसमें कैफीन होता है। इसे लेकर जब भी कोक पर सवाल उठे तो उन्होंने हमेशा कहा कि कंपनी का नाम सिर्फ गुड लिसनिंग साउंड की वजह से कोका कोला रखा था, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। कोक ने कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उनके ड्रिंक में कभी कोकेन था। लेकिन 1880 के दशक में किसी भी ड्रिंक में कोकेन होना बहुत आम बात थी। ड्रिंक से वाइन हटाने के बाद जॉन कोका कोला को सिर दर्द और पेट दर्द की खराबी को ठीक करने वाला टॉनिक कह के बेचना शुरू करते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सी पेटेंट दवाइयाँ थी जो यही ऑफर कर रही थी, इसलिए कोक कुछ अलग नहीं दिख रहा था। इस बीच जॉन की तबीयत बिगड़ने लगती है एंड 1888 में उनकी मृत्यु हो जाती है। जॉन अपनी मृत्यु से ठीक 1 साल पहले कोका कोला को एक बिजनेसमैन आसा कैंडलर को सिर्फ $2800 में बेच देते हैं। आसा कैंडलर एक एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन थे। वो कंपनी को खरीदते ही कंपनी के सभी शेयर्स को वापस खरीदना शुरू करते हैं ताकि वो कंपनी पर पूरी तरह से कंट्रोल ले सके। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पर कैंडलर के फेक सिग्नेचर्स थे, लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि कैंडलर ने अपने निशान मिटाने के लिए शायद कंपनी के शुरुआत के सारे रिकॉर्ड्स जला दिए हैं। देखो, कोका कोला का पहला जीनियस मार्केटिंग स्ट्रोक ये था कि कैंडलर उनके एरिया की सारी फार्मेसी से कांटेक्ट करके उनके टॉप कस्टमर्स की लिस्ट लेते हैं और उन्हें कोका कोला के फ्री कूपन्स भेजते हैं। कोक में कई नशे की लत पैदा करने वाले केमिकल्स थे, इसलिए वो लोगों को फ्री में कोक आजमाने का मौका देकर उन्हें जीवन भर के लिए अपना कस्टमर बनाना चाहते थे। लेकिन इतना करने के बाद भी उनकी सेल्स कुछ खास नहीं बढ़ पाती।
कैंडलर को जल्द ही अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए कैंडलर कोक को दवाइयों के पेटेंट से बाहर निकालते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में बेचना शुरू करते हैं। शुरुआत में कोका कोला इतना पॉपुलर नहीं था, इसलिए कैंडलर शहर में कोका कोला ब्रांड्स के बैनर्स, होर्डिंग्स और प्ले कार्ड से भरना शुरू करते हैं ताकि लोग जहां भी जाए बस वही देखें। कैंडलर मार्केटिंग पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, जिससे कोक की सेल्स तेजी से बढ़ने लगती है। शुरू में कोका कोला ज्यादातर फाउंटेन में बिकता था, जिसमें कोक की भारी मात्रा में बचत होती थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ सिरप डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था और इसे बेचने वाला व्यक्ति इसे कार्बोनेट वाटर के साथ मिला के बेच देता था। इसलिए कोक की शिपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ही कम थी। लेकिन एक दिन दो लॉयर्स, बेंजामिन और जोसेफ, कोका कोला को बोतलों में बेचने का विचार लेके कैंडलर के पास आते हैं। पर कैंडलर को ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार लगता है, क्योंकि कोक बोतलों में भर के बेचना बहुत ही महंगा होता। लेकिन बेंजामिन और जोसेफ कहते हैं कि बोतल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की सारी लागत वो खुद करेंगे। इसलिए कैंडलर सहमत होते हैं और केवल $1 की फीस लेकर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कस्टमर्स को बोतलों वाला कोक कुछ ज्यादा ही पसंद आता है और जल्द ही बोतलों वाला आइडिया बहुत बड़ी सफलता बन जाता है। अब बेंजामिन और जोसेफ बोतल्स में कोक बेचने के लिए बहुत सारा सिरप्स खरीद रहे थे, जो कैंडलर के लिए एक फायदे का सौदा था और वो बढ़िया प्रॉफिट बना रहा था। लेकिन कैंडलर ने ये कभी नहीं सोचा था कि बोतल्स में कोक बेचने का प्लान इतनी बड़ी सफलता बन जाएगा, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी और ना ही ये उल्लेख था कि अगर कोक सिरप बनाने की लागत बढ़ी तो कीमत बदलने की बात थी। इसका मतलब ये था कि आशा कैंडलर ने बोतल्स में कोक बेचने वाले को कभी ना खत्म होने वाला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। चाहे कच्चे माल की कीमत कितनी भी बढ़ जाए, उन्हें हमेशा उसी कीमत पर सिरप सप्लाई किया जाएगा। इसे लेकर कोका कोला और बोतल्स में कोक बेचने वालों के बीच कई मुकदमे हुए और कोका कोला को उन अधिकारों को वापस लेने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च करने पड़े, जो कैंडलर ने सिर्फ $1 में दिए थे। देखो, कोका कोला को सबसे बड़ी सफलता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिली। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने घोषणा की कि हर ब्रांड को अपने ड्रिंक में से शुगर क्वांटिटी को कम करना होगा। लेकिन कोका कोला ने गवर्नमेंट पर लाखों डॉलर्स खर्च किए, कई केस स्टडीज दिखाई, गवर्नमेंट को कोक के फायदे बताए और दावा किया कि कोक सैनिकों का मनोबल बढ़ाएगा और उन्हें एनर्जी देगा। इसके बाद कोका कोला को शुगर रैशनिंग में छूट मिल गई, जबकि हर दूसरी कंपनी को युद्ध के दौरान शुगर क्वांटिटी कम करनी पड़ी। लेकिन कोका कोला यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने पब्लिकली प्रॉमिस किया कि चाहे सैनिक जहाँ भी हो और कंपनी को जो भी खर्चा आए, वो हर सैनिक को कोक की बोतल सिर्फ 5 सेंट में देगा। यह एक घाटे का सौदा था, लेकिन निर्णय पूरी तरह से जीनियस था। इस सौदे ने पब्लिक और सोल्जर्स के बीच में मजबूत संबंध बनाया और कोक देशभक्ति के साथ जुड़ गया, जिससे कोक को लाखों अमेरिकियों से जन समर्थन मिला। कोक ने इसका फायदा उठाया और नए युद्धकालीन एड्स चलाए, जिसमें सोल्जर्स को कोक की बोतल्स पकड़े हुए दिखाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कोक ने सरकार के साथ एक समझौता किया और दूसरे देशों में जो अमेरिकी सैनिक थे उनको कोक देने का सौदा किया। कोक ने दावा किया कि ये अमेरिकी प्रभाव को फैलाएगा और सोल्जर्स का मनोबल बढ़ाएगा। लेकिन इसका वास्तविक मतलब ये था कि कोका कोला उनके प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में बेचना चाहता था और यही हुआ। अमेरिकन सोल्जर्स जिस भी देश में गए, वहाँ के लोगों के साथ कोक शेयर करने लगे, जिससे अमेरिकन आर्मी कोक की सबसे बड़ी प्रचारक बन गई। जहाँ वर्ल्ड वॉर के दौरान दूसरी सभी कंपनियों की सेल्स ना के बराबर थी, वहाँ कोका कोला पूरी दुनिया में तेजी से विस्तार कर रहा था। आज की तारीख में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया दुनिया के सिर्फ 2 देशों में कोका कोला अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचता है। अब एक बड़ा ट्विस्ट, कोका कोला जहां देशभक्त कंपनी बन गई थी और अमेरिकन सोल्जर्स की देखभाल करती थी, वही कोका कोला कंपनी जर्मनी में नाजी सोल्जर्स को भी कोक सप्लाई कर रही थी। जहां कोक अमेरिका में अमेरिकन सोल्जर्स को सपोर्ट कर रही थी, वही जर्मनी में नाजी आर्मी के साथ मिलकर अमेरिकन सोल्जर्स का विरोध कर रही थी। कोक का लोगो स्वस्तिक के साथ दिखाया जाता, कोक हिटलर की रैलियों में वितरित किया जाता, यानी कोका कोला दोनों पक्षों के साथ खेल रहा था, क्योंकि जर्मनी उनके लिए एक बड़ा मार्केट था। हालांकि जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ा, वैसे ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने जर्मनी में जाने वाले कई प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी, जिसमें कोका कोला भी था। कोक अब अपने प्रोडक्ट्स जर्मनी में नहीं बेच सकता था, लेकिन कोक का एक अधिकारी मैक्स किथ जर्मनी में था।
उसने कोका कोला जैसा एक नया ड्रिंक फेंटा बनाया और ये जर्मनी में बहुत हिट हो गया। युद्ध के बाद मैक्स किथ ने फेंटा से कमाया हुआ सारा रेवेन्यू कोका कोला को दे दिया, लेकिन कोका कोला ने हमेशा फेंटा के इतिहास को छुपाने की कोशिश की। फेंटा के इतिहास को हमेशा इनकार किया और झूठा बताया। आपने कहीं सुना होगा या बताया जाता है कि कोका कोला का सबसे बड़ा रहस्य ड्रिंक का सीक्रेट फॉर्मूला है जो एक हाई सिक्योरिटी लॉकर में छुपाया गया है। लेकिन ये फॉर्मूला इतना सीक्रेट नहीं है, ये आपको आसानी से विकिपीडिया पर मिल सकता है। आप कोका कोला जैसा एक क्लोन प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन आप कभी भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोका कोला की सफलता का फॉर्मूले से बहुत कम लेना देना है। 1980 के दशक में कोक के लिए नई समस्याएं उभर रही थी। कोक के नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में अधिक डेटा जमा हो रहा था, जिसमें कोक से दांत सड़ने की चिंता, मोटापा, डायबिटीज और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स पर गंभीर इम्पैक्ट बढ़ रहा था। एक ब्लाइंड फ्लेवर टेस्ट में पाया गया कि कैफीन युक्त कोक एंड विदाउट कैफीन कोक की टेस्ट में लोग डिफरेंस नहीं बता पाते थे। जब कैफीन को लेकर कोक पर सवाल उठे तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बस टेस्ट मेंटेन करने के लिए है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं था। कोक बच्चों पर नशे की लत डालने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में कैफीन डालता था, लेकिन कोका कोला ने इसे हर बार नकारा और अपनी गलतियां छुपाने के लिए कोक ने अपने केस स्टडीज पर लाखों डॉलर्स खर्च किए और कोक फंडेड स्टडीज ने दावा भी किया कि कोका कोला ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम पैदा नहीं करता है। कोका कोला ने मीडिया, पॉलिटिशियंस, केस स्टडीज हर उस पर लाखों डॉलर्स खर्च किए जिसने भी कोका कोला पर सवाल उठाए थे। हालांकि कोका कोला की परेशानियां और बढ़ने वाली थी। 1999 में बेल्जियम में बच्चे कोका कोला पीने के बाद बीमार होने लगे। फ्रांस ने भी खराब कोक से 100 से भी अधिक लोगों के बीमार होने की सूचना दी और टेम्पररी कोक पर बैन लगा दिया। इसके बाद भारत में कोक पर वेस्ट वाटर से भूजल दूषित करने के आरोप लगे, लेकिन कोक ने जोर देकर कहा कि उन्होंने इस समस्या को ठीक कर लिया है। बाद में इंडिपेंडेंट टेस्ट में पाया गया कि अभी भी कोका कोला के प्लांट्स में टॉक्सिक मड मार्क्स पाए गए, जिसने वहां की जमीन को बंजर किया था। उस पानी को पीने से सैकड़ों जानवर मारे गए थे और स्थानीय किसानों की लाइवलीहुड को नष्ट कर दिया था। नई दिल्ली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भी घोषणा की कि कोका कोला और पेप्सी दोनों में कीटनाशक पाया गया है और यदि कोई इसे लंबे समय तक कंज्यूम करता है तो कैंसर और जन्म दोष जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कई स्थानिक नागरिकों ने कोक पर एनवायरनमेंट को लेकर कई आरोप लगाए, जिससे कोक का एनवायरमेंटल रिकॉर्ड और भी खराब होता गया। जैसे ही 90s का दशक आया, कोका कोला को नई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। 2003 में स्टॉप किलर कोक नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसमें दावा किया गया कि कोका कोला कंपनी कोलंबिया के कोक फैक्ट्री में काम करने वाले यूनियन सदस्यों की हत्या के लिए जिम्मेदार थी। 1989 में कोक फैक्ट्री में कई हत्याएं की गई और कईयों को हत्या की धमकियां मिली। 2001 में इंटरनेशनल लेबर राइट्स फंड ने कोका कोला के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि कोक ने लैटिन अमेरिका में यूनियन ऑफिसर्स को टॉर्चर, किडनैपिंग और यहाँ तक कि हत्या करने के लिए खुलेआम डेथ स्क्वाड को काम पर रखा था। आप जितनी गहराई से कोका कोला के पास्ट को देखेंगे, उतना ही आप उनकी वाइट इमेज की डार्क रियलिटी से रूबरू हो जाएंगे। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी के इतने लंबे इतिहास को देखेंगे तो उसमें कुछ मॉरल डिजास्टर तो मिलेंगे ही। ये सिर्फ कोका कोला के साथ ही नहीं, दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पर भी ऐसे ही आरोप है। कोका कोला हमेशा इसका खंडन करता रहा, जिससे उनके सेल्स पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता गया। लेकिन उनका सबसे बड़ा बैकलैश कोक का टेस्ट बदलने से आया। 1933 में कोका कोला कंपनी ने सिर्फ $50,000 में पेप्सी को खरीदने का मौका ठुकरा दिया और इसके बजाय कोक ने पेप्सी पर कोला शब्द यूज करने के लिए मुकदमा दर्ज किया। लेकिन ये दाव कोक पर उल्टा पड़ गया और अदालत ने फैसला दिया कि कोला एक सार्वजनिक शब्द है और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब कोक ने पेप्सी को खरीदने का मौका खो दिया था, जिसका फायदा पेप्सी ने उठाया और कोक के साथ मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में कंपटीशन शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जहां कोक एंड पेप्सी ने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस कम करना और डिस्काउंट देना शुरू कर दिया।
लेकिन उन्हें जल्द ही रियलाइज होता है कि ये उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो कोक और पेप्सी रेट एंड डिस्काउंट को लेकर एक गुप्त समझौता करते हैं। जल्द ही दोनों अपने नॉर्मल प्राइस पर वापस आते हैं और इसके बजाय एडवर्टीजमेंट पर कंपटीशन शुरू होता है। लेकिन आखिरकार पेप्सी को एक जीनियस आइडिया आता है और वो स्वाद पर कंपटीशन शुरू करते हैं। 1975 में पेप्सी ने पेप्सी चैलेंज शुरू किया, जहां उन्होंने लोगों को 2 कप दिए, एक कप में पेप्सी और एक कप में कोका कोला। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि कौन से कप में क्या है। लोगों ने जब टेस्ट किया तो ज्यादातर लोगों ने पेप्सी को चुना। इन रिजल्ट्स के आंकड़ों को पेप्सी ने अपने एड्स में दिखाना शुरू किया। इस टेस्ट में पूरे अमेरिका के ज्यादातर लोग पेप्सी को चुन रहे थे, लेकिन कोक ने इसे पूरी तरह से इनकार करते हुए कहा कि ये टेस्ट फेक है। लेकिन जब कोक ने ये टेस्ट खुद से किया तो पाया कि स्वाद परीक्षण में पेप्सी सच में बेटर परफॉर्म कर रहा था। इस बीच कोक धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने मार्केट शेयर खो रहा था। उन्होंने सब कुछ आजमाया, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, कैंपेन, प्राइस प्रमोशन, लेकिन हर साल उनका मार्केट शेयर थोड़ा कम होता गया और पेप्सी का थोड़ा बढ़ता गया। इसलिए कोक ने एक इनक्रेडिबल सीक्रेट मिशन शुरू किया और कोका कोला के टेस्ट को ही बदलने का फैसला किया। कठोर परीक्षणों और ट्रायल्स के बाद उन्होंने एक नया फॉर्मूला खोजा जो मेन कोक और पेप्सी दोनों से बेटर परफॉर्म कर रहा था। उन्होंने कई बार ब्लाइंड टेस्ट किए जिसमें कोक का नया फॉर्मूला पुराने कोक और पेप्सी इन दोनों से अधिक लोकप्रिय था। कोका कोला ने अपने 100 एनिवर्सरी से ठीक पहले कोका कोला के फॉर्मूले को बदल दिया और अनाउंस किया कि उन्होंने इतिहास का सबसे स्मार्ट मूव खेला है। लेकिन तुरंत ही कोका कोला के ऑफिस में हजारों फोन कॉल्स एंड लेटर्स आने लगे जो कोक के पुराने वर्जन को वापस लाने की भीख मांग रहे थे। उनमें से कुछ लोग बहुत गुस्से में थे, जिनका कहना था कि कोक ने अपने मेन फॉर्मूले को बदलने की हिम्मत कैसे की। कोक को उम्मीद थी कि लोग जब नए फॉर्मूले को आजमाएंगे तब ये हंगामा शांत हो जाएगा, लेकिन आक्रोश और तेज होता गया। मीडिया भी आक्रोश भरी खबरों से भरा हुआ था और कोक की फोन लाइंस लगातार शिकायतों से जाम रहने लगी। जब न्यू कोक के एड्स बड़े स्क्रीन्स और स्टेडियम्स में दिखाए जाते तो इसे हटाने के लिए लोग शोर मचाने लगते। नए कोक से नफरत करना पॉपुलर हो गया था। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नए कोक को टेस्ट तक नहीं किया था। कई महीने बीत गए लेकिन कोक के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हुआ। जल्द ही ये बहुत स्पष्ट हो गया कि कोक का टेस्ट प्रॉब्लम नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि न्यू कोक स्वाद परीक्षणों में कितना बेहतर स्वाद देता है। कोका कोला की सफलता कभी स्वाद के बारे में नहीं थी, वो थी उनके अनबिलीवेबल मार्केटिंग की बदौलत। कोका कोला को लोग एक पुराना दोस्त और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते थे। लगभग 100 सालों तक दुनिया में कुछ भी होता रहा, लेकिन कोका कोला कभी नहीं बदला। लेकिन कोक का फॉर्मूला बदलना लोगों के विश्वासघात जैसा था। कई महीने बीत गए लेकिन फिर भी विरोध कम नहीं हो रहा था। जल्द ही उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी गलती की है और कोक को उनके पुराने फॉर्मूले को वापस लाना होगा। लेकिन फिर भी न्यू कोक का फॉर्मूला उनके लिए सबसे बड़ी मार्केटिंग जीत बन गई। देखो, कोक ने हार मान ली और मेन फॉर्मूले को क्लासिक कोक के नाम से वापस लाया। अचानक सारा गुस्सा उत्साह और प्रशंसा में बदल गया। अचानक कंपनी में आने वाले सभी फोन कॉल्स एंड लेटर्स प्रशंसाओं से भर गए। मेन फॉर्मूले को वापस लाते ही कोक की सेल्स अचानक से बढ़ गई और आसमान छूने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि कोका कोला का फॉर्मूला बदलना एक मार्केटिंग स्टंट था और वो लोगों को याद दिलाना चाहते थे कि कोक उनके लिए कितना मायने रखता है। अगर ये हंगामा वास्तव में योजनाबद्ध था तो ये सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। न्यू कोक लॉन्च करना उनकी सबसे बड़ी सफल गलतियों में से एक थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी पागलपन भरी बात यह है कि ब्लाइंड फ्लेवर टेस्ट में लोग न्यू कोक को सबसे अच्छा, पेप्सी को दूसरा और पुराने कोक को तीसरा स्थान देते थे। लेकिन फिर भी लोगों ने भारी बहुमत से फैसला किया कि उन्हें पुराना कोक ही चाहिए। वो एक ऐसा ड्रिंक चाहते थे जिसका स्वाद उन्हें सबसे कम पसंद था। अंततः यही कारण है कि कोक आपको कभी भी उनके ड्रिंक बेचने का प्रयास नहीं करता। कोक बस खुद को एक पुराने दोस्त के रूप में पेश करता है।